जी, ये क्वेश्चन है मई जून 20 का, वेरिएंट 43 है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कनेक्टेड पार्टिकल्स के। Two particles A and B of masses 3 mkg and 2 mkg respectively are attached to the ends of the light inextensible string. The string passes over a fixed smooth pulley which is attached to the edge of the plane. The plane is inclined at an angle theta degrees to the horizontal. Figure में आप सब चीजें देख सकते हो. A lies on the plane and B hangs vertically, 0.8 meters above the floor, uh, which is horizontal. The string between A and the pulley is parallel to the line of the greatest slope of the plane. Initially, A and B are at rest. Given that the plane is smooth, find the value of theta for which A remains at rest. तो इसके लिए स्मूथ प्लेन है और आपने बताना है कि थीटा क्या होना चाहिए कि जब ये रेस्ट पे हो। तो सबसे पहला काम आपने फोर्सेस को शो करना है। इसका जो W इक्वल्स टू mg हमारे पास वेट का फार्मूला, तो इसमें अगर हम नीचे की तरफ लगाएं तो इसका वेट बन जाएगा 2mg। g की वैल्यू है 10, तो उसको आप लिख सकते हो 20 m न्यूटन। इसी तरीके से जो इसका वेट है ऐसे शो कर देते हैं, वो हमारे पास है 3mg। तो इसका जो मास ऑफ ए जो है वो हमारे पास 3m है, तो वेट जो हमारे पास ए का बन जाएगा वो mg 3m इंटू जी। जी की वैल्यू 10, तो ये बन जाएगा 30m। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 30m। उसके बाद एक रूटीन का काम, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। यहाँ से जो ये कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 30m साइन थीटा, और ये बन जाएगा 30m कॉस ऑफ थीटा। इंडेक्सेंसिबल स्ट्रिंग है, ऊपर स्मूथ पुली है, तो टेंशन जो है वो थ्रू आउट द स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास सेम रहेगी। अब बात यह है कि क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है, तो यहाँ अगर 20m है तो इसमें जो हमारे पास फोर्स आएगी स्ट्रिंग में वो 20m न्यूटन्स है। स्मूथ पुली की वजह से यहाँ भी 20m न्यूटन हम लिखेंगे। और रूल जो है टेंशन को हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्मूथ पुली है और जो हमारे पास प्लेन है वो थीटा का एंगल बना रहा है, और उस पे जो बस ये बातें लिखी। अब बात ऐसी है कि अगर ये इक्विलिब्रियम है तो हम यहाँ से ये काम कर सकते हैं कि इसमें पार्टिकल ए के हिसाब से इक्विलिब्रियम 20m, अब द प्लेन जो फोर्स जा रही है इज इक्वल्स टू 30m साइन थीटा। साइन थीटा इज 20m over 30m। साइन थीटा सिंप्लीफाई कर दें, m से कैंसिल हो जाएगा 2/3। और कैलकुलेटर से इसको देखो, साइन इनवर्स करेंगे तो थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ 2/3,
और ये आपके पास आ रहा है आंसर 41.810। कैम्ब्रिज में पेपर में फाइनल जो आंसर लिखना होता है 1 डेसिमल प्लेस, तो ये बन जाएगा हमारे पास 41.8 डिग्रीज। ये पहले पार्ट का आंसर कि कितना एंगल बन रहा है इसके साथ, तो ये हमने कर लिया। तो पहले पार्ट में हमने वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जो पिछले किसी क्वेश्चन में किया था। अगर इक्विलिब्रियम है तो इसमें जो टेंशन है 3 न्यूटन्स वही होगी जो कि निचली फोर्स है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है। तो डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स, इसको अलग से देखा और इस सिचुएशन को अलग से देखा। यहाँ से मुझे टेंशन इन द स्प्रिंग मिल गई और स्मूथ पुली की वजह से इस तरफ भी 20 M न्यूटन टेंशन आएगी। उसके बाद ए भी इक्विलिब्रियम है। ए भी जब इक्विलिब्रियम में है तो फिर अपवर्ड फोर्स अप द प्लेन फोर्सेस इक्वल्स टू डाउन द प्लेन फोर्सेस, और वहां से मुझे जो थीटा की वैल्यू जो है वो मिल गई 41.8। तो ये पहला पार्ट सिंपल इस तरीके से हमने करना था। ठीक हो गया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है इट इज गिवन इंस्टेड द प्लेन इज रफ। गिवन इंस्टेड मीन्स आप पिछली सिचुएशन को भूल जाओ। द प्लेन इज रफ और हमारे पास थीटा जो है वो 30 इस केस में दिया हुआ है, और उस केस में एक्सेलरेशन ऑफ ए अप द प्लेन इज 0.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। जब लिखा होता है एक्सेलरेशन ऑफ ए अप द प्लेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है अप द प्लेन, और ये 0.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड द प्लेन इज 1/10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इस पार्ट को समझाने के लिए पार्ट बी को, उस फिगर को मैं जो पहले हमने फोर्सेस शो की थी उसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, वो पहले पार्ट के लिए था। अब इसमें क्या करना है कि अब हमारे पास रफ है, यहाँ से अब एंगल जो है वो 30 दिया हुआ है, तो इस फिगर के साथ थोड़ी सी मैं कुछ मामला कर सकता हूँ। यहाँ पर अब लिखा हुआ है 30, यहाँ लिखा हुआ है 30, नई फिगर बन रही है 30 डिग्रीज। अब जो यहाँ पर था, यहाँ पर इस तरीके से अब ये टेंशन कुछ और होगी। पहले केस में तो जो डाउनवर्ड फोर्स है उसके इक्वल था। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं T न्यूटन। जब ये T न्यूटन है तो स्मूथ पुली की वजह से, इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग की वजह से ये भी आ जाएगा Tn। बाकी जो फोर्सेस हैं उस हिसाब से हम इसको चेंज कर लेते हैं। और यहाँ जो एंगल है, अब पहले थीटा था, अब नई सिचुएशन है, इसमें लिखा हुआ है 30 और यहाँ लिखना है 30। ठीक हो गया। वेट वगैरह हमने पहले शो किए हुए। अब ऐसा करते हैं कि इसको जो है ये चीज 30 M जो डाउन द जो नीचे फोर्स आ रही है, वेट का कंपोनेंट जो है डाउन द प्लेन, वो आ रहा था नीचे वाला 30 M साइन 30। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा इक्वल्स टू, इसमें आप साइन 30 और 30 को मल्टीप्लाई, M तो अपनी जगह पर रहेगा, ये बन जाएगा 15M। तो बेहतर है कि हम इसकी जगह लिखते हैं 15M, जरा हैंडलिंग आसान हो जाएगी। और जो इस तरफ एक कंपोनेंट था वेट का, वो था 30M कॉज ऑफ 30। इसको जब आप 30 कॉज ऑफ 30 करेंगे तो आपके पास जो आ जाएगा 30M√3/2। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू चेक कर सकते हो। ये बन जाएगा आपका 15√3। ये चीज आ गई 15√3। अब रफ प्लेन है, ये ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का जो एक्सेलरेशन है वो दिया था उसने 0.1, ये दिया हुआ है 0.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन यहाँ करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इधर हमें शो कर देना चाहिए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज R न्यूटन्स। और ये सब कुछ करने के बाद अब हम देखते हैं कि किस तरीके से
हम, और ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, इसका जो एक्सेलरेशन हम लिख देंगे, सारी बातें कनेक्टेड पार्टिकल्स हैं, और इसका एक्सेलरेशन भी जो है वो हम शो कर देंगे 0.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्सेस से डिफ्रेंशिएट करने के लिए डबल एरो बना दिया मैंने। अब जो दो पार्टिकल्स हैं, अब इन दोनों पे हम अलग बारी बारी से न्यूटन्स लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे। लेफ्ट वाले के ऊपर भी, इसके ऊपर भी अलग से करेंगे हम, इसके ऊपर भी हम लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल्स टू ma। तो वहां से क्या होगा कि हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो वहां से जो भी रिक्वायर्ड चीज़ हमारे पास आ सकती है। अब अगर हम राइट वाले को देखें, 2 mkg वाले को देखें, तो 2 mkg वाले के ऊपर ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो नेट फोर्स इसकी बन जाएगी F इक्वल्स टू ma, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब ये जो नीचे लिखा हुआ है 20 m, और पीछे जो है वो t। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख देता हूँ सेकंड पार्ट के लिए, और 2 m किलोग्राम मास, इस पे हम न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहे हैं, F इक्वल्स टू ma। नीचे फोर्स जो थी वो है 20, नीचे आ रहा था ये पार्टिकल, 20 m माइनस टी, जो टेंशन द स्ट्रिंग है, इसका जो मास है, ये रेफरेंस के लिखा था, इसका मास जो है वो 2 m, 2 m इंटू 0.1, 20 m minus t is equals to 0.2 m। यहाँ से अगर आप t कैलकुलेट करोगे तो वो आ रहा है 19.8 न्यूटन टेंशन आ गई। ये वो है जो कि हम सेकंड वाले में इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ आने के बाद सेकंड पार्टिकल को देखते हैं, और सेकंड पार्टिकल जो प्लेन के ऊपर था, 3 m किलोग्राम मास, 3 m, इसका मास 3 m था, ये ऊपर जा रहा है। इस पे भी हम लगाते हैं रेफरेंस के लिए न्यूटन सेकंड लॉ, इस रेफरेंस के लिखता हूँ, m तो ऑब्वियसली डिफरेंट है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए कि न्यूटन सेकंड लॉ ये होता है, ठीक है। तो इस पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, अगर हम सेकंड वाले के ऊपर, जो ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पर लिख देता हूँ न्यूटन्स बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, ये ऊपर जा रहा है। अब इसमें जो ऊपर फोर्स लगी हुई है टी, और पीछे फ्रिक्शन भी है, और पीछे 15 m भी है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो टी है, माइनस पीछे जो फोर्स है वो एक फ्रिक्शन है, और एक जो पीछे फोर्स है वो 15 m, जो कि हमने सिंप्लीफाई किया हुआ वेट का कंपोनेंट, इज इक्वल्स टू, ये जो मास था इसका 3 m इंटू 0.1। इसको जरा आप सिंप्लीफाई करते, और टी हमने निकाला हुआ ये वाला, इस टी को हम यहाँ लगा देते हैं, बल्कि ये थोड़ा सा इसमें एम भी लिखना साथ, ये आएगा m न्यूटन। अब ये जो है 19.8 m t की वैल्यू है, 19.8 m माइनस फ्रिक्शन माइनस 15 m इज इक्वल्स टू 0.3 m। यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इसकी जो वैल्यू बन गई कैलकुलेटर से 19.8, 19.8 माइनस 15, ठीक है, ये बन जाएगा 4.8 m माइनस एफ आर इज इक्वल टू 0.3 m। 4.8 m माइनस 0.3 m इज इक्वल टू एफ को वहां ले जाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स मेरे पास आ गई, ये फ्रिक्शन का रफ प्लेन था, तो ये 4.8 माइनस 0.3 करते हैं अगर हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर 9/2 या 4.5 m। ये चीज़ आ गई, ये मुझे मिल गया इसका फ्रिक्शन, ये मुझे मिल गई ये वाली चीज़ एफ आर। अब हमने ढूंढना था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और उसका फार्मूला एफ इक्वल्स टू म्यू आर होता है, एफ इक्वल्स टू म्यू आर। मुझे दो चीज़ें चाहिए, एफ आर भी चाहिए था, आर भी चाहिए था। आर तो सिंपल है,
आर ये वाली फोर्स, और सामने जो बिल्कुल नजर आ रहा है इसमें एक वेट का कंपोनेंट, इक्वल कर दें आर इज इक्वल टू 15√3। आर इज इक्वल टू 15√3। तो इस तरह देखा हमने अगर, तो आर इक्वल टू 15√3। 15√3 और साथ उसके एम भी आएगा। अब ये जब हो गया, तो अब हम आते हैं फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ये इसको हम 9/2 एम भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि प्रूव जो करना वो एग्जैक्ट फॉर्म में, एफ इक्वल्स टू म्यू आर, फ्रिक्शन इज 9/2 और इक्वल्स टू म्यू आर की वैल्यू 15√3, और यहाँ से म्यू इज 9 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ये आ जाएगा हमारे पास 30√3। इसको रैशनलाइज कर रहे हैं या कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल कैलकुलेटर में ऑप्शन आ जाते हैं 9/30 / √3। तो ये आंसर मिल गया हमें √3/10। ये हमने म्यू की वैल्यू √3/10 कर दी। बाकी अगर इसको आप विदाउट कैलकुलेटर करना चाह रहे हो, तो ऐसे म्यू की वैल्यू मुझे मिली थी 9/30√3, रैशनलाइजेशन √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक हो गया, ये बन गया हमारे पास 9√3/30 × 3। तो 3 1 3 3 एंड 3 10 और फाइनली मुझे मिल गया आंसर, जो इसका मुझे प्रूव करना था, √3/10। इसको आप वैसे भी कर सकते हो, और ये प्रूव करना था, शो दैट √3/10 या 1/10√3 हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। अब लास्ट पार्ट जो है सी में कह रहा है कि व्हेन बी रीचेस द फ्लोर इट कम्स टू रेस्ट। इट कम्स टू रेस्ट का मतलब ये नहीं कि वहां जब पहुंचेगा तो उसकी एकदम से जीरो हो जाएगी। तो जब वो हिट कर रहा होगा ग्राउंड को, तो उस वक्त ऑब्वियसली कोई ना कोई उसकी वेलोसिटी होनी है, उसकी किसी वेलोसिटी से जाके हिट करेगा। तो व्हेन बी reaches the floor it comes to rest. Find the length of the time after B reaches the floor for which A is moving up the plane. अब यहाँ से इस फिगर को फिर मैं जो फोर्सेस हैं वो चेंज करूंगा। अभी आप लोगों ने देख लिया सो फार जो भी काम है, फिगर के हिसाब से हम ये इक्वेशन बनाई थी, और आप इसको देख सकते हो कि किस वक्त कौन सी फिगर बनी थी, किस पार्ट के लिए कौन सी फिगर थी। अब पार्ट सी के लिए वर्किंग होने जा रही है। पार्ट सी में यह है कि जब पार्टिकल बी जो है वो ग्राउंड को आके हिट करेगा, तो किस, पहले तो हम देखते हैं कि बी जो है वो किस स्पीड से आके हिट करेगा, और जब हिट करेगा तो ऑब्वियसली उसके बाद जो पार्टिकल ए ये प्लेन के ऊपर जा रहा होगा, तो ऊपर जब जाएगा तो बी के हिट करने के बाद वो वहीं रुकेगा तो नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मतलब जिससे कहते हैं स्ट्रिंग में स्लैक आ जाएगा। स्लैक आएगा तो वो ऊपर फर्दर जाएगा, और ऊपर जाएगा वो रुकने के लिए, ठीक है, क्योंकि पीछे इसका फ्रिक्शन वगैरह है हमारे पास। तो जब ऊपर जा रहा है, रुकने के लिए जा रहा है, तो वो हमने उसका देखना कि क्या होगा। तो इसके लिए अब फिगर को मैं चेंज कर रहा हूँ, ये चीज़ ऐसे हो गई। अब ऑब्वियसली जब वो पहले हम देखते हैं बी से ग्राउंड पे क्या मामला हो रहे हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा वो बी का मोशन। मैं लिख रहा हूँ इसमें मोशन ऑफ बी, कहाँ से, फ्रॉम इनिशियल पोजिशन बी टू द ग्राउंड पोजिशन। इनिशियल जो है वो हमारे पास 0 था, और यहाँ से नजर आ रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके हिट करेगा, 0.8। ये जो है वो 0.8 डिस्टेंस आ गया 0.8 मीटर्स का, और ऊपर से जब आके हिट करेगा तो क्या एक्सेलरेशन होगा, वो प्रीवियस पार्ट में दिया हुआ उसने कि वो 0.1 है। और अब हम देख रहे हैं कि वो क्या उसकी हमारे पास बी क्या होगा, फाइनल क्या होगा।
तो 2as is equal to v square minus u square. 2 into 0.1 into 0.8 is equal to v square minus 0. तो इसको आप कैलकुलेट कर लो. 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.8. तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे इस आंसर का तो ये बन गया 0.4. यहाँ से कैलकुलेशन के बाद 0.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो आके इसको हिट करेगा. अब यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर एक लेके बताता हूँ कि हो क्या रहा है. अब यहाँ से जब ये आके ग्राउंड को हिट किया उस वक्त 0.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसने हिट किया. मीनवाइल ये पार्टिकल जो है फर्ज कर लो कि वो 0.8 ट्रेवल करके ऊपर जा चुका होगा और यहाँ पर जब पहुंचेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी 0.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड ही होनी है. अब उसके बाद ये फर्दर ऊपर जाएगा. अब ये जब ऊपर जाएगा तो वो हमारे पास स्ट्रिंग में स्लैक है और यहाँ पर फाइनली एक जगह पर वेलोसिटी 0 आ जाएगी. ठीक हो गया. अब हमने बताना है कि अगर मैं इसको ए कह दूं, फर्ज कर लो कि ए से A1 पे पहुंच गया और A1 से फिर ये A2 पे पहुंचा और यहाँ से जब A1 से A2 पे इसका टाइम है वो हमने कैलकुलेट करना है. A1 से A2 का टाइम जो है वो हमने कैलकुलेट करना है. A1 से A2 का टाइम कर A1 पर 0.4 मीटर पर सेकंड की है हमारे पास लास्ट. V जो है वो फाइनल जो रुकेगा ऊपर जाके वो हमारे पास 0 है और टाइम हमने कैलकुलेट करना है. एक चीज अगर मिल जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा. वो एक चीज है इसका एक्सेलरेशन. अब ये एक्सेलरेशन नहीं होगा बल्कि डिसेलरेशन होगा. अब मैं आपको सिर्फ एक समझाने के लिए यहाँ पर एक डिफरेंट कलर का हम मार्कर ये वाला ये पार्टिकल जब यहाँ जा रहा होगा इसके लिए तो अब ये बाकी तो सब कुछ वही है. फ्रिक्शन भी पीछे होगा इसका. फ्रिक्शन भी होगा. ये एंगल 30 था. ठीक हो गया. अब यहाँ से ये जो है ये वही है. ये 15 m होगा. ठीक हो गया. ये हमारे पास 15 m जो कि नीचे की तरफ लग रही है फोर्स और एक फ्रिक्शन होगा जो हमारे पास F इक्वल्स टू म्यू आर से मिलेगा. F इक्वल्स टू म्यू आर से. अब जो है ऊपर हमने इसमें जो फ्रिक्शन निकाला था वो हमारे पास 15√3 था. तो यहाँ से 4.5 वो निकाला हुआ है. तो ये एक मेरे पास आ चुका है. ये फ्रिक्शन इज 4.5 क्योंकि म्यू की वैल्यू वही है और आर भी वही है. तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन 4.5 m ही आएगा. तो यहाँ पर जो अब लग रहा है एक तो फ्रिक्शन और ये तो यहाँ पर पहले लिखता हूँ फिर उस तरफ ले जाएंगे. अब यहाँ से A1 से A2 की जो बात है इसमें फॉरवर्ड फोर्स नहीं है. अब स्ट्रिंग में स्लैक आया हुआ और ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है और अगली फोर्स कोई नहीं है. पिछली फोर्स एक फ्रिक्शन है और एक वेट का कंपोनेंट जो कि वही जो कि पिछले पार्ट के अंदर था. यहाँ से क्या होगा कि हम इसमें एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और वो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा. ऑब्वियसली रुक रहा. अब यहाँ से जो हमने देखना है वो ये है कि अब A1 से A2 का टाइम मुझे चाहिए था. सबसे पहले इस पे लगाऊंगा मैं न्यूटन्स सेकेंड. इसमें जो कॉमन एरर है वो ये कि लोग इसमें प्रीवियस एक्सेलरेशन इस्तेमाल कर लेते हैं. वो नहीं करना. आपने प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना. F इक्वल्स टू ma ऊपर जा रहा है. जब ये ऊपर जा रहा है तो अगली फोर्स नहीं है. और यहाँ पर अगर ये लिखते हैं कि आफ्टर बल्कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं और उससे ज़रा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. आफ्टर B हिट्स द ग्राउंड जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन खत्म हो जाएगी. उसको हम कहते हैं बिकम स्लैक. ठीक है ना. और पार्टिकल जब ऊपर जाएगा वो ग्रेविटी से जाएगा इनर्शिया की वजह से जाएगा. अब यहाँ से नो टेंशन. ठीक है ना. तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ लगने जा रहा है ए के ऊपर. तो अगली फोर्स 0. पिछली फोर्स 4.5 m जो कि फ्रिक्शन था
पिछली फोर्स जो वेट का कंपोनेंट था और वो था 15m और इज इक्वल्स टू जो पार्टिकल ए है उसका 3m kg था उसका, तो 3m इंटू ए। अब यहाँ कैलकुलेशन होने जा रही है, सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलकुलेटर से देख लो ओवरऑल आंसर जो आ रहा है वो m तो कैंसिल आउट हो गया थ्रू आउट, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है -4.5 -15, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा -19.5 -19.5 m इज इक्वल टू 3m इंटू ए। एम कैंसिल हो गया फर्दर, 19.5 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन -6.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का। ऑब्वियसली डिसलेशन ही आ रहा है। अब A1 से A2 का एक्सेलरेशन मिल चुका है। इनिशियल जो है वो वही था जिससे आके B हिट कर रहा था, तो B ने जब हिट किया तो वो 0.4 से था और यहाँ पर भी ये 0.4 से इसने हिट किया B ने, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमारे पास 0.4 ही आएगा। इनिशियल इज 0.4, इनिशियल इज 0.4, इनिशियल इज 0.4, ठीक है। फाइनल हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन ये लिखा हुआ है, दोबारा लिख लेते हैं। और हमसे टाइम उसने पूछा था, तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, 0 इज इक्वल्स टू 0.4 माइनस 6.5 इंटू टी, और t की वैल्यू जो आ रही है 0.4 डिवाइड बाई 6.5, ये आ रही है 0.0615538। और इसमें आपने जो ध्यान रखना है कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर लिखना है, तो 0.0615 ये वो टाइम है जो कि उसने कहा था कि फाइंड द टाइम, फाइंड द लेंथ ऑफ द टाइम आफ्टर बी रीचेस द फ्लोर फॉर विच ए इज मूविंग अप द प्लेन। अप द प्लेन ऊपर जाके रुकेगा, उसके बाद क्या होना है, वापस आएगा, ऑब्वियसली आएगा, लेकिन आपने उस तरफ ही जाना, बस अप द प्लेन जब तक ऊपर जा रहा है उस वक्त तक का टाइम जो है वो आपने निकालना था। तो इस तरीके से ये एक सोल्यूशन आ गया, कंप्लीट सोल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाइज, मई जून 20 का वेरिएंट 43, क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू।